नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि हम डेली कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं, तो देख लेते हैं आज कौन कौन से महत्वपूर्ण आपके चर्चित मुद्दे हैं जिन पर हमें बातें करनी है। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए सूचना क्या है कि 1 नवंबर से संस्कृति पीसीएस आरओ का बैच लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें प्रथम 200 विद्यार्थियों के लिए फीस मात्र 4,999 रखी गई है। टोटल आपकी जो इसमें कक्षाएं होंगी वो 130 से अधिक घंटे की कक्षाएं होनी है। अधिक जानकारी के लिए आपको स्क्रीन पर वेबसाइट और नंबर शो हो रहे होंगे, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर हमें बात करनी है। तो सबसे पहला है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। तो यह किस सरकार द्वारा चलाई जा रही है, किससे संबंधित है, इस पर बात की जाएगी। व्यभिचार और समलैंगिक यौन संबंध फिर से अपराध, इनके बारे में चर्चा करेंगे कि यह क्या मुद्दा है। दूसरा है डार्क पैटर्न्स बस्टर हैथकॉन 2023, तो ये कैसे डार्क जो पैटर्न्स हैं उनको रोकेगी। चौथा है हमारा स्पंज बॉम्ब। तो क्या है ये स्पंज बॉम्ब, इजराइल ने किस प्रकार से इसको विकसित किया है, इनकी बात करेंगे। और अंत में है उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी का आरओ का एग्जाम आ रहा है, तो उसके लिए आपकी जो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करंट अफेयर इसकी शुरुआत की जा रही है। जो पिछले 1 साल की न्यूज़ होंगी उनको मैं आपको कवर कराऊंगी, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं आज क्या है। सबसे पहले जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। तो आपको अभी देख करके समझ में ही आ गया होगा कि ये दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है। दिल्ली सरकार द्वारा अब ये किसके लिए चलाई जा रही है, तो जो SC ST OBC है, EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो आते हैं, इन छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का शुभारंभ किया गया है। अब इस योजना के अंतर्गत क्या चीजें शामिल हैं, क्यों शुरुआत करी गई, इसकी बात करें तो इस योजना में इन बच्चों को शिक्षा के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। और बढ़ावा किस प्रकार, तो इस पहल का उद्देश्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं के लिए कमजोर वर्गों को क्या करना है, कोचिंग प्रदान करना है। और ये कोचिंग कैसी होगी, आपकी मुफ्त होगी, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर कोचिंग आपको दी जाएगी। ठीक है, इस योजना के तहत अब देख लेते हैं तो IAS, गेट, JEE, साथ ही साथ आपका SSB, DSSB, साथ में बैंक, रेलवे, इससे संबंधित जो भी सेवाएं हैं इनके लिए MBA, MCA, IE, NDA, SDS, FCAT जैसी परीक्षाओं के लिए मुफ्त में आपको कोचिंग प्रदान करी जाएगी। तो यह इस योजना का लक्ष्य है और इसके अंतर्गत इन क्षेत्रों में आपको मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। लेकिन क्या ये सभी जो राज्य हैं उनके लिए अवेलेबल है, तो नहीं, यह सिर्फ दिल्ली के जो निवासी हैं उनके लिए है। तो देख लेते हैं इसकी पात्रता मानदंड क्या होने वाले हैं। तो SC होना चाहिए या OBC वर्ग से होने चाहिए, ST होने चाहिए या EWS वर्ग से आने चाहिए। सबसे पहले तो यह इसका पात्रता जो एक तरीके से सिनेरियो है वो है। दूसरा क्या है कि वार्षिक परिवार की जो आय है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, यानी इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि इससे ज्यादा है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं है। आगे देख लेते हैं। 10वीं और 12वीं कक्षा उन्होंने दिल्ली के किसी भी स्कूल से की होनी चाहिए, यानी उसके पास जो 10th और 12th का मार्कशीट होना चाहिए वो दिल्ली में स्कूल से संबंधित होना चाहिए। यानी किसी अदर स्टेट के बच्चे यदि वो 12th एंड 10th उन्होंने वहां से किया है तो वह इस योजना के पात्र नहीं है। आगे देखते हैं। विशिष्ट प्रतियोगी परीक्षा के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करेगा। तो ये आपको याद रखना है। आपकी सर्टिफिकेट 10th एंड 12th, वार्षिक आय 8 लाख से कम, वर्ग कौन से, SC ST OBC और EWS। ठीक है, तो यह इसके पात्रता मानदंड है। तो ये तो थी आपकी भीम योजना के बारे में। आगे आ जाते हैं, कौन सा है हमारा, व्यभिचार और समलैंगिक यौन संबंध फिर से क्या अपराध घोषित कर दिए जाएंगे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के क्या बयान जारी किए हैं इसके बारे में चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मामला क्या है देख लेते हैं। तो गृह मंत्रालय की संसदीय समिति, इन्होंने क्या किया है, व्यभिचार तथा असहमति से बने समलैंगिक यौन संबंध। अभी आपने देखा होगा कि समलैंगिक विवाह को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता नहीं प्रदान करी थी, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण चीज क्या थी कि हमारे जो चीफ जस्टिस है उन्होंने इसके हक में फैसला सुनाया था। ठीक है, लेकिन
बाकियों ने इसके विपक्ष में फैसला सुनाया। इसके हक में खाली बस 2 ही लोग शामिल थे। तो अंततः निर्णय क्या हुआ कि जो समलैंगिक विवाह है उनको कानूनी मान्यता नहीं प्रदान करी गई। और अभी यहाँ पे क्या बात की जा रही है, तो समलैंगिक जो यौन संबंध हैं इनको भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के दायरे में लाने का सुझाव भी दे दिया गया है। ठीक है, अभी आपने देखा था कि बीच में धारा 377 को हटा दिया गया था। ठीक है, तो अब आगे चर्चा करते हैं इसमें और क्या क्या चीजें हैं। इसका उद्देश्य है इस कानून को लिंग तटस्थ बनाना है। ठीक है, तो इस उद्देश्य से यह सुझाव जो है वो कमेटी द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं इस मुद्दे पर और क्या चीजें कही गई है। व्यभिचारिता, तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 497 के अनुसार क्या शामिल है चीजें, तो यदि कोई पुरुष किसी अन्य शादीशुदा महिला के साथ सहमति से शारीरिक संबंध बनाता है तो उस महिला का पति व्यभिचार कानून के तहत उस पुरुष के खिलाफ मामला दर्ज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात की गई है, शादीशुदा महिला की बात करी गई है और मामला क्या है, उस पुरुष पर दर्ज किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकता है। यहाँ पर यह बिंदु महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह क्या नहीं कर सकता है, पत्नी के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकता है, और ना ही विवाहेतर संबंध में लिप्त पुरुष की पत्नी इस दूसरी महिला के खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकती थी। ठीक है, तो यह है पूरा मामला। आगे आ जाते हैं। तो वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यभिचार कानून को क्या कर दिया था, रद्द कर दिया था, क्योंकि इसके तहत क्या था, पुरुष के खिलाफ तो एक्शन हो रहा है लेकिन महिला के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। चलिए आगे देख लेते हैं। आप समलैंगिकता की यदि बात करें तो इसमें क्या चीजें शामिल है, तो समलैंगिकता के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के अनुसार क्या था, अभी मैंने बताया था कि 377 को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। तो आगे क्या है, यदि कोई पुरुष महिला पशु के साथ अप्राकृतिक रूप से यौन संबंध बनाता है तो उसे 10 साल से लेकर के उम्र कैद तक की सजा होगी। यहाँ पे अच्छा पशु की बात क्यों की गई है, महिला और पुरुष तो आपको समझ में आ रहे होंगे, पशु क्यों कहा गया है। अभी एक फॉरेन कंट्री का मामला था जहां पर एक लिजार्ड पाई जाती है, उस लिजार्ड के साथ कुछ जो वहां के जिन्होंने उस लिजार्ड को पाल रखा था उन्होंने उसके साथ यौन संबंध स्थापित किए। इसके पश्चात पेटा एक्ट के तहत उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनका जो पशु जो लिजार्ड था, लिजार्ड काफ़ी लंबी थी, उस लिजार्ड का बेसिकली अभी मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, तो उस लिजार्ड को वापस से फिर वहाँ के जंगलों में छोड़ दिया गया था। ठीक है, तो यह मामला था, इसीलिए यहाँ पर पशु को भी शामिल किया गया है। ठीक है, वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह जौहर बनाम भारत संघवाद में सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। ठीक है, तो ये है हमारी भारतीय दंड संहिता की धारा 377 जहां पर ये बात की गई है। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि इसके तहत कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। चलिए आगे देख लेते हैं इससे संबंधित क्या बात आई है। तो ये तो था पूरा मुद्दा जो हमने देख लिया कि समलैंगिकता और व्यभिचार से संबंधित क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं डार्क पैटर्न्स बस्टर हैथकॉन 2023 के बारे में। तो भारत ने आईआईटी और बीएचयू के साथ मिलकर के इस डार्क पैटर्न बस्टर हैथकॉन 2023 का क्या किया है, अनावरण किया है, इसको लॉन्च किया है। अब इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है, तो यूजर इंटरफेस में जो भ्रामक डार्क पैटर्न्स उत्पन्न हो जाते हैं, ब्लॉक्स उत्पन्न हो जाते हैं, इनको क्या करना है, उपभोक्ता अधिकारों से इनकी रक्षा करनी है, उपभोक्ता को सुरक्षित करना है और इन पैटर्न्स को हटाना है। ठीक है, तो ये इसका कार्य है, इन पैटर्न्स का मुकाबला करना, उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना। तो इस उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया है। आगे आ जाते हैं, डार्क पैटर्न्स बेसिकली क्या होते हैं और इनके लिए इसको क्यों लॉन्च किया गया है। तो डार्क पैटर्न्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ताओं इंटरफेस और उपयोगकर्ता अनुभव
इंटरैक्शन में भ्रामक डिजाइन प्रथाएं जो उपयोगकर्ता को अनापेक्षित कार्यों में क्या करती हैं, गुमराह करती हैं या धोखा देने के लिए डिजाइन की जाती हैं। अच्छा, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो क्या है, कई बार क्या होता है, आपके पास कोई अमेजोन का लिंक आ गया या आपके पास कोई फ्लिपकार्ट का लिंक आ गया, आपके पास कोई ऐसी वेबसाइट का लिंक आ गया जो आपको नहीं पता है, आप जनरली उस पर टैप कर देते हो। टैप करते हो तो आप कई बार देखते हो कि आपका पूरा डेटा कहीं चला गया या फोन आपका अचानक से ऑफ हो गया, फोन किसी ने हैक कर लिया। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इस तरीके की चीजें जो हमें पता भी नहीं है, हम नहीं जानते हैं, और वो अचानक से भ्रामक डिजाइन व प्रथाएं उत्पन्न होती हैं, हमारे पास साइट्स आती हैं एंड देन पे हम क्लिक करते हैं तो हमारा कई बार डेटा, हमारी पर्सनल डिटेल्स, इवन हमारे अकाउंट तक खाली हो जाते हैं। तो इनसे संबंधित यहाँ पर बात की गई है। ये जो भ्रामक बग्स हमें दिखाई देते हैं, कई बार होते हैं, कई बार वेबसाइट शॉपिंग कर रहे हैं हम, कई बार आप देखते हो कि इंटरनेट नॉर्मली इंटरनेट पे ही होता है। सो फेसबुक हो गया या फिर आप इंस्टाग्राम देख रहे हो या वहाँ पे कई बार शॉपिंग्स को लेकर के बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इस तरीके की जो भी छोटे मोटे बग्स होते हैं हर एक साइट से संबंधित, वो आपके फ़ोन में आकर के आपके साथ इंटरेक्शन करते हैं, आपको पता भी नहीं होता है वो किस तरह से होते हैं या क्या कार्य कर रहे हैं, आप उन पर जस्ट टैप करते हो और आपकी बहुत सारी जो नुकसान है वो आपको देखने को मिलता है। तो इन्हीं को क्या करना है, इनसे उपभोक्ता को सुरक्षित करना है और ये जो बग्स टाइप के आ रहे हैं इनको समाप्त करना है। ठीक है, डार्क पैटर्न्स बस्टर हैथकॉन 2023 के बारे में बात करें तो यह हैथकॉन 17 फरवरी 2024 तक चलेगा और इसमें 4 स्तरों में इसको विभाजित किया गया है। इसके 4 स्तर कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला क्या है राउंड, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला राउंड है पंजीकरण। तो जो भी टीम या संस्था इसमें शामिल होना चाहती है उसको अपना सबसे पहले क्या कराना होगा, इसमें पंजीकरण कराना होगा। दूसरा है इंट्रा इंस्टीट्यूट DPBH 2023। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो शीर्ष समाधानों का चयन करने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, अंतर संस्थान प्रतियोगिताएं होंगी ये। ठीक है, दूसरा जो तीसरा आ जाता है आपका आता है वो इंटर है, दैट इज इंट्रा, और ये इंटर इंस्टीट्यूट DPBH 2023 है। इसमें क्या होगा, संस्थान नवीन समाधानों को और अधिक परिष्कृत और विकसित करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेंगे। यहाँ पे चयन हो गया कि कौन कौन से समाधान हैं जिन पर हमें कार्य करना है, फिर इन समाधानों के लिए प्रतिस्पर्धा होगी। और चौथा है पुरस्कार वितरण। इस प्रतिस्पर्धा में जो भी संस्था या टीम जीतेगी उसको क्या दिया जाएगा, पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो यह इस प्रकार से कार्य करेगा। आगे आ जाते हैं, आगे देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो इस पहल का प्राथमिक लक्ष्य है उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की अनुचित जो व्यापार प्रथाएं हैं उनसे बचाना है। हैथकॉन न केवल मौजूदा 10 पहचाने गए डार्क पैटर्न्स को संबोधित करेगा बल्कि दुष्ट मालवेयर्स, ट्रिक वर्डिक, सास जैसे नए पैटर्न की समस्याओं को भी चिन्हित करेगा। इसमें क्या करेगा, बेसिकली जो भी पैटर्न्स इनके द्वारा देखे गए, जो जिन समस्याओं पे जो आप देख रहे थे कि जो 4 राउंड होंगे, इनमें क्या किया जाएगा कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण ऐसे पैटर्न्स हैं जिनको हमें सॉल्व करना है, उनके लिए समाधान लाना है, उनको चयनित किया जाएगा। तो उसी तरह से जो 10 पैटर्न यहाँ पर निकाले गए होंगे उनको देखा जाएगा, उन पर समाधान प्रस्तुत किया जाएगा और अंत में उनसे संबंधित जो भी दुष्ट मालवेयर्स हैं, ट्रिक वर्डिक्स हैं, उनको चिन्हित किया जाएगा। तो यह बेसिकली इसमें कार्य होना है और इसी उद्देश्य से इसको चलाया जा रहा है। ठीक है, आगे आ जाते हैं स्पंज बॉम्ब। क्या है स्पंज बॉम्ब, अभी आप सभी देख रहे हो इजराइल फिलिस्तीन वॉर जारी है। आपको बहुत सारे वीडियोस, डेली न्यूज़ आती रहती है, आज इतने लोगों की मृत्यु हुई, आज इतने लोगों की मृत्यु हुई, आज यहाँ पर ये बॉम्ब फेंका गया, यहाँ पर आज बंकर्स में, टनल में ये कार्य किए गए, यहाँ पर आज सेना तैनात की गई है। तो इसी से संबंधित क्या है, ये स्पंज बॉम्ब देखेंगे। ये स्पंज बॉम्ब क्या है और किस प्रकार इसको निर्मित किया जाता है। देखिए, इजराइल हमास के सुरंग नेटवर्क से लड़ने के लिए इस स्पंज बॉम्ब का निर्माण कर रहा है। तो सबसे पहले कौन कर रहा है, तो इजराइल कर रहा है। चलिए आगे आ जाते हैं, क्या है ये स्पंज बॉम्ब। स्पंज बॉम्ब फोम से बना बम होता है। किससे, जो आप फोम देखते हो उससे बना हुआ ये बम होता है और यह फोम का अचानक विस्फोट करता है जो तेजी से फैलता है और फिर कठोर हो जाता है। यानी कि फोम क्या होगा, अचानक से विस्फोट करेगा और जब ये विस्फोट का टाइम होगा देन ये हार्ड हो जाता है एंड हार्ड होकर के ब्रेक हो जाता है। यह बिना किसी विस्फोट के
गाजा के नीचे सुरंग को, जटिल नेटवर्क को बंद कर सकता है। और यह किसी जो बिना किसी मतलब अतिरिक्त विस्फोट के क्या करेगा, गाजा के नीचे जो सुरंग है, जटिल सुरंग है, उसको क्या कर सकता है, उसके नेटवर्क को ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं, मतलब कि इसमें आवाज बहुत ज्यादा नहीं होगी। इन बमों को प्लास्टिक के कंटेनर में संग्रहित किया जाता है और जिसमें एक धातु अवरोध द्वारा विभाजित दो अलग अलग तरल यौगिक भी होते हैं। तो बेसिकली रखा किसमें जाएगा, प्लास्टिक के कंटेनर्स में। अवरोध हटाने के बाद यौगिक मिश्रित हो जाते हैं जिसे झाग बनता है, और अवरोध को हटाने के बाद स्पंज बम को सुरंग में फेंक दिया जाता है जहां फैलता है और कठोर हो जाता है ये बेसिकली। ठीक है, पहले किस फॉर्म में होता है, नॉर्मल, लिक्विड एंड तरल यौगिक, ये दो अलग अलग अवरोध जो होते हैं वो विभाजित होते हैं। फिर इन यौगिकों का मिश्रण हो जाता है जिससे एक क्या बनती है, झाग बनती है, और अवरोध को हटाने के बाद स्पंज बॉम्ब को सुरंग में फेंक दिया जाता है जहां यह फैलता है और क्या हो जाता है, बेसिकली कठोर हो जाता है। चलिए आगे आ जाते हैं, प्रमुख बिंदु। तो हमास द्वारा विभिन्न प्रकार की सुरंगों का उपयोग किया जाता है। इनमें सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हुई 360 वर्ग किलोमीटर की तटीय पट्टी और इसके आसपास की सीमाओं के नीचे 80 मीटर तक गहराई तक उतरने वाली क्या है, सुरंगें शामिल हैं। गाजा के नीचे 40 से 50 मीटर की गहराई की पूरी एक क्या बनी हुई है, शहर टाइप का बना हुआ है, और यह बंकर और मुख्यालय और भंडारण है, तीनों चीजें। यानी कि ये किस दृढ़ से निर्मित किया था हमास ने, यदि कोई फ्यूचर में युद्ध होता है तो हम अपनी सेना को भंडारण यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये बंकर्स का कार्य करता है, सुरक्षा का कार्य करता है हमास के लोगों के लिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं व्हाइट फॉस्फोरस क्या होता है। तो व्हाइट फॉस्फोरस स्वतः ज्वलनशील पदार्थ है। यह ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर क्या करता है, जलने लगता है, यानी ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है एंड देन ये फायर का रूप धारण कर लेता है। इसका उपयोग युद्ध के दौरान रोशनी करने और घने धुएं को एक तरह से आड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है, और ये आड़ क्या करती है, सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में सहायता करती है। ठीक है, सफेद फास्फोरस के गोले दागने से धुआं और आग दोनों ही लगती है, बहुत ही अधिक मात्रा में धुआं भी होता है और आग लग जाती है। यह तेजी से फैलने वाली आग पैदा करते हैं जिसे बुझाना बहुत मुश्किल होता है। इसका उपयोग शत्रु लड़ाकों को उनके गुप्त अड्डों से निकलने के लिए भी किया जाता है। सफेद फास्फोरस हथियारों पर प्रतिबंध नहीं है, हालांकि नागरिक क्षेत्रों में इनका उपयोग युद्ध अपराध ही माना जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली था इस व्हाइट फास्फोरस के बारे में। आगे देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है। कैसे? हाल ही में उत्तर प्रदेश में निवेश के आंकड़ों का संकलन कर रही एजेंसी का नाम क्या है, तो KPMG। इनके अनुसार बताया गया है कि उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन करके उभरा है। तो देश में सबसे बड़ा यदि बात की जाए स्टार्टअप के मामले में इस टाइम कौन सा राज्य है, तो वह है उत्तर प्रदेश। अभी क्यों कहा गया है, किस आधार पर कहा गया है, चलिए देखते हैं। तो KPMG की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के पेटीएम मॉल, इंडिया मॉल, मैग्लिक्स, पाइन लैब्स, इनोवेसर, इन्फो एज, फिजिक्स वाला देश की यूनिकॉर्न स्टार्टअप में शामिल किए गए हैं, और ये कहाँ के हैं, यूपी के हैं। वर्तमान में देश में 108 से ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप मौजूद हैं, जिसमें से 8 कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लगभग जो 75 जिले हैं यूपी के, इन सभी जिलों में स्टार्टअप्स कंपनीज जो है वो स्थापित हुई हैं, और प्रदेश में 49% जो स्टार्टअप टियर 2 व टियर 3 शहर से संबंधित हैं। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 तक 10,000 स्टार्टअप का लक्ष्य निर्धारित किया है, यानी कि 10,000 जो प्रदेश के जो 75 जिले हैं वहां पर स्थापित किए जाएंगे, और जिसकी सापेक्ष वर्ष 2023 के मध्य तक ही यह लक्ष्य जो है वो प्राप्त किया जा चुका है। कब तक रखा गया था, 2025 तक रखा गया था, लेकिन 2023 के मध्य में ही यह लक्ष्य उत्तर प्रदेश ने हासिल कर लिया है। यूनिकॉर्न कंपनी किसको कहा जाता है? देखिए, यूनिकॉर्न वो स्टार्टअप्स होते हैं जिनकी वैल्यूएशन $1 अरब से अधिक होती है, उन्हें हम यूनिकॉर्न कंपनीज में शामिल कर लेते हैं। इसी प्रकार सूनिकॉर्न कंपनीज होती हैं। अब ये सूनिकॉर्न कंपनीज क्या होती हैं, यानी कि सून टू दी यूनिकॉर्न।
जो जल्द ही क्या बनने वाली हैं, यूनिकॉर्न बनने वाली हैं, उनको हम बोल देते हैं सूनिकॉर्न। ठीक है, उन स्टार्टअप को कहा जाता है जिनके निकट भविष्य में यूनिकॉर्न बनने की क्षमता है। प्रदेश में 2 सूनिकॉर्न स्टार्टअप भी मौजूद हैं, कार्य कर रहे हैं। इनका नाम है क्लास प्लस और इन शॉर्ट्स। ठीक है, तो ये 2 कंपनीज हैं जो वर्तमान में यूपी में एज अ सूनिकॉर्न काम कर रही हैं। तो ये थी आज के प्रमुख महत्वपूर्ण चर्चित मुद्दे जिन पर हमने बात करी। अंत में प्रश्न बिना सॉल्व किए नहीं जाना है। ठीक है, तो हाल ही में किस राज्य संघ प्रदेश शासित प्रदेश ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग हेतु जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत की है? मुंबई, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और दिल्ली। और मुझे बताना कि किसने किन योजनाओं की शुरुआत की है शिक्षा से संबंधित। कमेंट में आंसर जरूर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट सेक्शन में आंसर अवश्य दें।